नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स के सारे क्वेश्चन जो कि आपके सेंटअप एग्जाम में जो कि आपका जिसका कल है, परसों है, किसी भी दिन है, आपको सेंटअप एग्जाम के टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको लेकर आ गए हैं। तो फटाफट सभी को शेयर कर दे क्योंकि यही रियल क्वेश्चन है और यही आपको एग्जाम में जाके बनाना है। तो केवल सेंटअप एग्जाम के लिए नहीं, सेंटअप एग्जाम तो पूरा आपको यहाँ पे दे ही रहे हैं और फाइनल एग्जाम के लिए भी एक एक क्वेश्चन जो है वो इस चैनल पे शुरू हो रहा है। तो इस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फटाफट सभी दोस्तों को शेयर कर दे, जो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं एक सभी को शेयर कर दे ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेके आ गए हैं। जो भी बच्चे हैं सभी को शेयर कर दे। सबसे पहले बता दे कि ये तो सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन है, लेकिन आपको बता दे कि सेंटअप एग्जाम के कुछ क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जाम में भी टैली करते हैं। तो सेंटअप के साथ साथ फाइनल एग्जाम के लिए भी सेंटअप के सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। सेंटअप क्वेश्चन आपको भूलने नहीं है, इसीलिए सभी को एक बार प्रैक्टिस भी कर लेना जिसका एग्जाम हो चुका है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस की क्षमता। तो देखिए यहाँ पे निकालें कैसे। फोकल दिया गया है कितना, 20 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, क्षमता, पावर कितना होगा 1/f। ठीक है, तो f कितना 20 और नीचे कितना 100, यानी कितना हो जाएगा +5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी टिक करके आइएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, एक्स रेगुलर वालों का सेंटअप एग्जाम नहीं होगा ना, आप पूछ रहे हैं। तो म्यूजिक लवर एक बार आप अपने कॉलेज से कंफर्म हो लीजिए। ठीक है, सभी कॉलेज का अलग अलग थोड़ा रूल है। प्रकाश को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव नहीं है जबकि प्रकाश अपवर्तित होता है। द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नॉट पॉसिबल व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 2, कहां से कहां रिफ्लेक्टेड होता है? तो याद रखेंगे कांच से वायु में। सही जवाब है 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कांच से वायु में प्रकाश है ना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव नहीं है प्रकाश का कांच से वायु में। ऑप्शन नंबर डी टिक करके आना है। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर थ्रू प्रिज्म इज कॉल्ड। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? याद रखेंगे उसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सही जवाब होगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट। 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, तो जो कॉलेज में बोले हैं तो नहीं है तो नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। आकाश के नीले रंग का कारण बताएं। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू। आकाश के नीले रंग का कारण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4। तो याद रखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का नीला रंग जो होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी परिघटना प्रकाश की क्वांटम प्रकृति का समर्थन करती है? Which of the following phenomena of light supports its quantum? कौन सी परिघटना प्रकाश की क्वांटम प्रकृति का समर्थन करती है? तो सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए? सही आंसर होगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए सभी का आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, मैथ का पेपर दे चुके हैं चाहत कुमारी, ठीक है, जाके देख लीजिए, मैथ का पेपर दे चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके अंदर विभव क्या होगा? इफ ए हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर इज चार्ज विथ पॉजिटिव चार्ज, है ना, तो उसके अंदर जो है पोटेंशियल क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6। तो याद रखेंगे खोखले गोले चालक को जब धन आवेशित किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है, शून्य बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, खुले विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का योग कितना होगा? द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इन ओपन इलेक्ट्रिक करंट विल बी। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का याद रखेंगे, राइट आंसर है शून्य हो जाएगा। 7 का राइट आंसर क्या होगा? शून्य होगा।
ऑप्शन नंबर ए टिक करना है। 7 का राइट आंसर शून्य होगा। मेरा एग्जाम खत्म, चलिए बहुत लोगों का एग्जाम खत्म होने वाला है और किसी किसी का 17 से शुरू होने वाला है ना, किसी का 17 तारीख से शुरू ही होगा। साइक्लोट्रॉन में किसी आवेशित कण का आवर्तकाल टी महत्तम चाल भी है, तो बताएंगे कौन सा सही है। आवर्तकाल टी है, महत्तम चाल भी है, तो कौन सा सही होगा। तो 8 का सही जवाब जो होगा, टी जो होगा प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। आपका उर्दू नहीं हुआ है अभी, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। किसी चालक को ई विद्युतीय क्षेत्र में आरोपित किया जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। आज स्टूडेंट कम इसलिए कि सेंटर एग्जाम करीब करीब खत्म हो चुका है, आज सब मस्ती कर रहा होगा, है ना। पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने होते हैं, 10%। 90% तो सही एग्जाम जब शुरू होता है तो उछलते हैं, है ना, इधर उधर। एग्जाम जब खत्म होने लगता है तो फिर सब सो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 10% ही बच्चा पढ़ने वाला रहता है बिहार बोर्ड में, 90% तो ढेल फेंकुआ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी शून्य प्रतिरोध है। ठीक है, याद रखिएगा आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। एक तार का प्रतिरोध R है ना, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। फिजिक्स का हो गया, लेकिन फिजिक्स का क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो मुंह खुला का खुला रह जाएगा। ठीक है, हो गया तो चोरी करके बना दिए, फाइनल एग्जाम में आ जाएगा तो क्या कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 सेंटर एग्जाम हो गया तो उसके बाद पढ़ाई खत्म, फाइनल एग्जाम में सबको नानी याद आएगा, फाइनल एग्जाम ना आ रहा है। चलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। सेंटर एग्जाम में तो खूब उछल उछल के लिखा है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। संधारित्रों के समांतर समायोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वह क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, आवेश, ऊर्जा, विभवांतर या धारिता। 13, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो क्या होती है। चलिए सही जवाब है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, विभवांतर होगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। पढ़ाई के लिए सबका नेट स्लो हो जाता है, रील्स देखने के लिए सबका नेट फास्ट चलने लगता है। ठीक है, ये सब बहाना क्लास में क्यों करते हैं। नेट स्लो है तो क्लास लीव करके चले जाइए, बता क्यों रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बी के साथ टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 क्या है, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या N1 और N2 है तो क्या होगा, है ना। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या N1 N2 है तो क्या होगा। 15 का फटाफट आंसर करेंगे। 15, चलिए 15 का राइट आंसर होगा N2 जो होगा वो ग्रेटर होगा N1 से। ऑप्शन नंबर बी के साथ टिक करेंगे। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं सेंटर एग्जाम का क्वेश्चन टोटल का जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। सेंटर एग्जाम के कुछ क्वेश्चन मैच करते हैं फाइनल एग्जाम में। वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। देखो इसमें आपको
1/v लिख के दे सकता है एग्जाम में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1/v लिख के नहीं दिया है, फिर भी हम किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या पूछा है, 64 समरूप बूंदे, 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता दी गई है 5 माइक्रोफैराड, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है बड़े बूंद की धारिता क्या होगी 17। तो बड़े बूंद की धारिता होगी ऑप्शन नंबर डी 20 माइक्रोफैराड। डी का सही जवाब आ चुका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र दिए गए, तो बोल रहा है न्यूनतम और अधिकतम धारिता क्या होगी, न्यूनतम और अधिकतम। अब देखिए, अब इसमें अधिकतम पूछा तो अधिकतम तो 6 + 6 + 6 कितना हो गया, 18 हो गया। न्यूनतम पूछा तो न्यूनतम कैसे निकालेंगे, 1/6 1/6 1/6 यानी कितना 3/6, इसको उलट दीजिए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो न्यूनतम हो गया 2 माइक्रोफैराड और मैक्सिमम कितना हो गया 18 हो गया, यानी सही जवाब होगा 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो भी सी पे क्लिक किए सभी का सही है ना। देखो अगला क्या पूछा है, कौन सी किरणें चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है, which of the following rays is not reflected by magnetic field। चुंबकीय फील्ड क्षेत्र के द्वारा कौन सी किरणें विक्षेपित नहीं होती है। 19 का फटाफट आंसर करेंगे 19। चलिए 19 का सही जवाब है गामा किरणें। सही जवाब क्या है ऑप्शन नंबर सी गामा रे। गामा रे जो है याद रखेंगे है ना, ये विक्षेपित नहीं होती है, तो 19 का सी आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, चोक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या है। चोक कुंडली का द पावर ऑफ फैक्टर ऑफ चोक क्वाइट इज। 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है चोक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है। चोक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है, फटाफट एकदम आंसर करेंगे 20 के लिए। सभी को एकदम शेयर कर देना है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या पूछा है, बायोसवार्ट का नियम क्या होता है। बायोसवार्ट का नियम 21 0 होगा इसमें, सॉरी। बायोसवार्ट का नियम क्या होगा 21। चलिए 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, निकेल क्या है। निकेल क्या होता है, तो निकेल के लिए पता है कि क्या होता है, लौह चुंबकीय होता है, ऑप्शन नंबर सी। निकेल क्या है, लौह चुंबकीय, तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, लौह चुंबकीय। नेक्स्ट देखो क्या पूछा है 23, अवयोत्तर लेंस में प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, लेंस का पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। 23 में फोकस दूरी पूछ रहा है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे तो करीब 0.5 हो जाएगा, यानी कि सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है ना, अपवर्तनांक दिया गया है, कांच का अपवर्तनांक है और पानी का अपवर्तनांक है, और पूछ रहा है कि क्रांति कोण क्या होगा। क्रांति कोण क्या होगा, तो क्रांति कोण क्या होगा साइन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो 9, और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, साइन इनवर्स। ठीक है, सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो कोणों के बीच का कालांतर क्या होता है। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन टू रेज रीचिंग एट अ पॉइंट इज 25 का सही जवाब होगा पाई, ऑप्शन नंबर सी। 25 का सही आंसर क्या होगा, पाई के साथ जाइएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, एक ही तरंग दैर्घ्य के
है ना, इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन का समान होगा क्या, फॉर सेम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन बीच विल बी द सेम। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही जवाब होगा 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन 27 है, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किसके प्रोपोर्शनल होती है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किसके प्रोपोर्शनल होती है, कितने प्रोपोर्शनल होती है, 1/z² के, तो 1/z² नहीं है लेकिन -2 लगाकर है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछे, पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्धि तत्व के रूप में क्या प्रयोग होता है, द इम्परेटिव एलिमेंट यूज्ड फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। 28 पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए अशुद्धि के रूप में क्या यूज होता है, तो याद रखेंगे बोरॉन यूज होता है। 28 का सही जवाब क्या होगा, बोरॉन, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ठीक है, तकनीक पे टांडो हिंदी का करवा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट, ए और बी के बीच समतुल्य धारता, ए और बी के बीच समतुल्य धारता क्या होगी, तो 3 2 कितना हो गया 5 और ये 4 हो गया, यानी 1/5 और 1/4, इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 20/9 माइक्रोफैराड, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल क्या है, मॉडम यह युक्ति है, मॉडम इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर, मॉडम डिवाइस, ठीक है, रुखसाना खान मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, एग्जाम अच्छा गया है, चलिए अच्छी बात है। मॉडम वह युक्ति है जो प्रयुक्त होती है, क्वेश्चन नंबर 30 किसके लिए, ऑप्शन नंबर सी दृष्टिकरण के लिए। ठीक है, यानी सी रेस्टिफिकेशन। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहा है ना, बिंदु 40 सेंटीमीटर है तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, 70 में 70 मार दी, चलिए बहुत अच्छी बात है। 31 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, विद्युत द्विध्रुव की निरीक्षीय स्थिति में विद्युत विभव क्या होगा। ठीक है, सेंट्रल एग्जाम का आज आखिरी क्वेश्चन दिया जा रहा है ना, कल संडे से आपका फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव की निरीक्षीय स्थिति 32 का सही जवाब है 32, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, 60 वाट 40 वाट के श्रेणी क्रम में अगर जोड़ दिया जाए तो सम्मिलित शक्ति इनकी क्या होगी। ठीक है, तो इनकी सम्मिलित शक्ति हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 34, प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है, 34 का आंसर कर देंगे, प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है, तो सही जवाब है 34 का ऑप्शन नंबर ए, प्रेरणिक प्रतिघात, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलो अगला सवाल फटाफट एकदम कर लेंगे। 35, एक तार 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रॉन का आवेग दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, कुछ नहीं करना है, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो सही जवाब होगा 6.25 इंटू 10⁻18, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल, चुंबकीय क्षेत्र बी में एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा द्वारा अनुभूत बल का आघूर्ण क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, जो भी बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है, द सस्पेक्टिविटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति 37 कैसी होती है, याद रखेंगे स्थिर होती है, ऑप्शन नंबर ए स्थिर होती है ना, स्थिर। चलो अगला सवाल, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, द वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 38, डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पे आधारित होता है,
याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, एलर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या है? द पावर फैक्टर ऑफ एलर सर्किट। क्वेश्चन नंबर 39, एलर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? 39 नंबर क्वेश्चन। पीडीएफ लेना है तो फोन पे करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, क्लास के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, बोल ही दिया गया है। 39 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिन्हें भी पीडीएफ लेना है फोन पे या गूगल पे का पेमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिए और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I वोल्टेज V के बीच कलांतर फाई हो तो धारा की वाटहीन घटक क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करेंगे। चलिए 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41। 41 है, यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में, क्या पूछा है? यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में चुंबकीय सुई की N आवृत्ति हो तो क्या होगा? 41 सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। 41 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 42, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर ध्रुवन नमन कोण का मान क्या होता है? नमन कोण का बहुत बार होता है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर मैग्नेटिक पोल पर जो एंगल ऑफ डीप होता है, सही जवाब होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, बहुत सारे सवाल तो आपको क्लास में करवाए थे, वही क्वेश्चन आपको दिया गया है सेंटर में भी। नेक्स्ट है, दृश्य प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है? किसी भी रंग का जो कारण होता है, रंगीन क्यों दिखता है? तो रंगीन दिखने का कारण होता है वेवलेंथ, है ना। कोई भी कलर आप देख पा रहे हैं तो उसका तरंगदैर्घ्य के कारण ही देख पाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वेवलेंथ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40 कितना था? 42 के बाद 47 पे चले गए थे। 43 देखिए, एक उत्तल लेंस दिया गया है ना, पानी में डुबाया जाता है तो कैसा व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस 1.5 है और पानी में डुबाया जाता है तो कैसा व्यवहार करेगा? तो ये उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करता है ना। नेक्स्ट देखो, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो अपवर्तनांक यानी पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका अधिक होता है? तो याद रखेंगे हीरा का, है ना। हीरा टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आंख के किस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है? बेलनाकार लेंस का व्यवहार करते हैं एस्टिग्मैटिज्म के लिए, अबिंदुकता के लिए। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अबिंदुकता के लिए ही इस लेंस का यूज किया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है, द कलर ऑफ विजुअल लाइट, तो वेवलेंथ के कारण। सही जवाब है ना। तरंगदैर्घ्य के कारण ही कोई कलर हमें रंगीन दिखता है। 47, किसी बिंदुवत से परिमित दूरी पर तरंगार्घ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 का गोलाकार होता है ना। तरंगार्घ जो होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। ऑप्शन नंबर ए टिक कीजिएगा। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सूर्य के स्पेक्ट्रम जो है वो कैसा होता है? सोलर स्पेक्ट्रम कैसा होता है? तो सोलर स्पेक्ट्रम पता है कि कंटिन्यूअस होता है हमेशा, है ना। 48 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सतत स्पेक्ट्रम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हाफ एज यानी अर्ध आयु कहते हैं। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हाफ एज कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? ताप बढ़ने से विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। ताप बढ़ने से क्या होता है? 50,
ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध जो है वो घट जाएगा, है ना। ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पूछा है ना। टीवी की ऊंचाई 245 मीटर है तो कितने दूर तक ये प्रसारण पहुंचेगा। तो याद रखेंगे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 56 किलोमीटर तक प्रसारण पहुंचेगा। देखिए बिहार बोर्ड जो है क्वेश्चन को हूबहू पूछता है, क्वेश्चन में कोई भी डिजिट चेंज नहीं करेगा। अगर पूछना होगा तो हमेशा 245 मीटर लिखकर पूछेगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, डिजिट चेंज नहीं होता है। किस दूरी पर अवस्थित विद्युत बल F न्यूटन हो तो उनके बीच की दूरी आधा करने पर विद्युत बल का मान क्या होगा। अगर उनके बीच की दूरी आधा कर दे तो विद्युत बल का जो मान होगा वो क्या होगा, चौगुना हो जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्या हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट, अब देखो आई धारा का मान पूछ रहा है, आई धारा का मान क्या होगा इसमें 53 में आई धारा का मान क्या होगा। सही जवाब क्या होगा 53 का, ऑप्शन नंबर ए 8 एम्पियर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का, 8 एम्पियर। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, दो बल्ब 25 वाट और 100 वाट का है, किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखो आप पढ़े हैं फॉर्मूला कि R बराबर होता है V²/P, इसी को आप ऐसे पढ़े P बराबर V²/R। इसका मतलब है कि जब पावर जो है पावर कम होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, पावर जब कम होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, लेकिन पावर जब हाई होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, लो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 25 वाट पावर क्या है, लो है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो सही जवाब होगा किसका प्रतिरोध ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर ए, जिसका पावर कम होगा उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। ठीक है नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, द ईएमएफ ऑफ सेल इज मेजर्ड बाय। सेल का विद्युत वाहक बल किस में मापते हैं, तो क्या हो जाएगा 55 का सही जवाब होगा विभव मापी से, है ना, पोटेंशियोमीटर से मापते हैं। ठीक है याद रखिएगा पोटेंशियोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्या है, धातु का पैरावैद्युत क्या होता है, धातु का पैरावैद्युतांक क्या होता है 56 याद रखेंगे सही जवाब इंफिनिटिव होता है ना। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इंफिनिटिव। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो हम डायनेमो कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि ये जो डायनेमो है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है नेक्स्ट 58 क्या है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है। हमारा रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा होता है। ठीक है याद रखेंगे सीधा नहीं बनता, उल्टा होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। ठीक है ऑप्शन नंबर बी 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विनाशी व्यतिकरण का पथांतर कैसा होता है, विनाशी व्यतिकरण का, तो याद रखेंगे 2n+1 λ/2 ऑप्शन नंबर सी 2n+1 λ/2। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम किस चीज को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं, किस चीज को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं, धारा, आवेश, विभवांतर या ऊर्जा। तो याद रखेंगे 60 का ऊर्जा को, है ना, ऊर्जा को हम किस चीज में मापते हैं, एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। 61 है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो दृश्य भाग में पूछ रहा है विजुअल रीजन में, तो विजुअल रीजन में क्या होता है, बामर श्रेणी होता है। ठीक है बामर श्रेणी होगा, ऑप्शन नंबर ए टिक करके आना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62, किसकी वेधन क्षमता अधिकतम होती है, तो गामा किरण की, गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है गामा किरण की। ठीक है नेक्स्ट, पूर्ण आंतरिक में 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी। देखो फूल में आपको बताए थे कि 2 से गुना कर देते हैं, तो सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है 100 हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या पूछा है,
कौन विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होगा? विद्युत क्षेत्र से कौन त्वरित नहीं होता है? 64। तो कौन त्वरित नहीं होता है विद्युत क्षेत्र से? राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है वो त्वरित नहीं होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए एकदम फटाफट सभी को शेयर करते रहना है। नेक्स्ट देखेंगे 65। 65 में भू तरंगों के लिए आवृत्ति कैसी होनी चाहिए? 65 तो भू तरंगों की आवृत्ति जो है 1500 किलोहर्ट्ज से कम होनी चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। 66 है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता क्या होता है? नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता जो है वो घट जाती है। याद रखिएगा, नली की लंबाई बढ़ेगी तो आवर्धन क्षमता घट जाएगी। 67, एलजी और एलएम में क्या संबंध है? तो कई बार बताए हैं एलजी और एलएम का संबंध। ठीक है, 6 LM और 5 LG। 67 का क्या होगा? 6 LM और 5 LG। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है? द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या होगा? क्यूरी होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। तनुकरण को मापा जाता है। तनुकरण को हम किस में मापते हैं? ठीक है, तनुकरण को किससे मापते हैं? 69 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, किसी से मापते हैं? डेसिबल में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 70। शून्य केल्विन पर अर्धचालक व्यवहार करता है। तो शून्य केल्विन पर अर्धचालक कैसा व्यवहार करता है? ऑप्शन नंबर सी, कुचालक जैसा। और एक चीज याद रखिए, सेंटर एग्जाम का ऑब्जेक्टिव आपको बचा के रखना है। फाइनल एग्जाम में आपको रट के जाना है। और सेंटर एग्जाम का जो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन आपका मैच करता है फाइनल एग्जाम में। तो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन भी इधर उधर फेंकिएगा नहीं। ठीक है, अगर फेंक दिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप सेंटर एग्जाम में तो आप बना ही रहे हैं और इससे 100% क्वेश्चन जो है वो आपके कुछ ना कुछ जो है फाइनल एग्जाम में मैच करते ही करते हैं। स्थिर वैद्युत परिक्षण क्या है? चालक की प्रतिरोधकता क्या है? यह आपका फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। शक्ति गुणांक से आप क्या समझते हैं? है ना, क्रांति कोण अपवर्तनांक के संबंध लिखें। प्रति चुंबकीय पदार्थ के 2 गुण। वर्ण विक्षेपण क्षमता से क्या समझते हैं? प्रकाश के व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें। फ्लोराइड क्या है? सूक्ष्म तरंगे क्या है? फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, और लॉरेंस बल्ब। ये सारे जो है सेंटअप के साथ साथ आपको फाइनल एग्जाम में भी देख कर जाना है। प्रत्यावर्ती धारा, प्राथमिक द्वितीयक इंधनुष में अंतर और 50 नंबर क्वेश्चन। तो आप बाद में नहीं बोलिएगा सर आप नहीं बताए थे कि फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन सेंटर एग्जाम वाले। मैं कई बार बता चुका हूं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की शर्त क्या है? भंवर धाराएं क्या है? ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो पूछा है क्या है। ठीक है, और फिर आपका 19 और 20 दीर्घतरीय क्वेश्चन, खास करके गॉस कॉपर में ये सेंटर एग्जाम में भी पूछ दिया है, फाइनल एग्जाम में भी। ठीक है, 80% जो है चांसेज है पूछने का। वर्ण विक्षेपण रहित विचलन क्या है? 2 पतले पीरियड इसे प्राप्त करने की शर्त क्या है? जो मेरा पीडीएफ लिए हैं उसमें भी गॉस पर में मैंने दिया है। ठीक है, देखे होंगे जो पीडीएफ पेड वाला पीडीएफ लिए हैं। जो नहीं जानते हैं आपको बता दें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो, ठीक है, का पीडीएफ जो है असाइनमेंट 1000 रुपये में आपको दिया जा रहा है, जो कि गूगल पे या फोन पे के माध्यम से 9504510500 पे आंसर के साथ आपको दिया जा रहा है, जिससे सब्जेक्टिव फाइनल एग्जाम में एक भी सब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, नहीं लिए तो ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये 1000 रुपया जो है वो आपको रिजल्ट मेकर बना देगा। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो अभी सोच रहा है कि कहीं मेरा 1000 रुपया बर्बाद न चला जाए, नहीं आएगा, तो वो एग्जाम के बाद पछताने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से फैराडे के नियम का व्याख्या करें। क्योंकि 1000 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है, है ना। आप पार्लर में जाके सच के खत्म कर देते हैं, मेला घूम कर खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है फाइनल में भी आपका आने का चांसेस है, सेंटर में तो है ही। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल से जो क्लास की टाइमिंग होगी, फाइनल एग्जाम की तैयारी कल से जो है वो शुरू हो जाएगी। तो कल से क्लास जो है अपने पुराने टाइम पे होगी। पहली क्लास जो होगी शाम के 7 बजे, जैसा कि होती थी शाम के 7 बजे से
और दूसरी क्लास जो है 8:45 में कल से होगी। तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। शाम के 7 बजे फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस चलेगी। रात 8:45 में हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस चलेगी। और मैथ और बायो की क्लासेज जो है, मैथ और बायो की क्लासेज है दोपहर के 2 बजे जो है वो आपकी चलेगी। तो ये 3 टाइमिंग आप याद रखिएगा, दोपहर के 2 बजे मैथ और बायो की क्लास, शाम के 7 बजे फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास और रात के 8:45 में हिंदी इंग्लिश की क्लास। ठीक है, ठीक है। तो फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो भी सब्जेक्ट बचा हुआ है आज देने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग मैथ बोल रहे हैं, कुछ लोग केमिस्ट्री बोल रहे हैं, कुछ लोग हिंदी बोल